बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानियल अंजुम और आज की इस वीडियो में हम वन स्टैक का कंप्लीट क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अगर आपको बैकएंड में जो है सीखना है और चीज़ें सीखनी है तो आपको क्रड ऑपरेशन जो है कंप्लीट आना चाहिए। तो कभी भी किसी भी वेबसाइट की या किसी भी टेक्नोलॉजी का आप बैकएंड करेंगे तो क्रड ऑपरेशन उसकी एक बैकबोन की तरह काम करता है। तो हम ये क्रड ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्रड ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको इसमें थोड़े से ये पता होना चाहिए आपके पास क्या क्या हो। तो अगर मैं यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लूँ तो वन स्टैक का क्रड ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। आप ये बात याद रखें, ये इसकी फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट है। सेकंड, जो हमारी डेटाबेस है वो मोंगो डीबी है, तो वो आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए। और थर्ड वन, आपके पास पोस्टमैन इंस्टॉल होना चाहिए। ये तीन चीज़ें अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके पास जो है आप वन स्टैक का क्रड ऑपरेशन कर सकते हैं। और फोर्थ वन, जिसमें हमें कोड करना है तो हमें कोडिंग के लिए वीएस कोड चाहिए। वीएस कोड में हम अपना क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये चीज़ें आप नेट से डाउनलोड कर दीजिएगा और इनको जो है आप यहाँ पर वन स्टैक के क्रड ऑपरेशन के लिए यूज़ कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपने नोड जेएस डाउनलोड कर लेना है। मोंगो डीबी यानी आपको वेबसाइट पे जाना है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आप लिखें डाउनलोड नोड जेएस, तो जैसे ही लिखेंगे ये जो पहला लिंक आएगा इसको आपने ओपन कर लेना है और ओपन करके यहाँ से आपने अपने नोड जेएस को डाउनलोड कर लेना है। और इसी तरह आप यहाँ से डेटाबेस के लिए आप लिखें डाउनलोड मोंगो डीबी कम्युनिटी सर्वर, ये आपने लिखना है और इंटर प्रेस करना है। डाउनलोड मोंगो डीबी कम्युनिटी सर्वर, इस पे आपने क्लिक करना है, ये गूगल सर्च वाले पे, और क्लिक करके आपके सामने ये वाला लिंक आ जाएगा मोंगो डीबी कम्युनिटी सर्वर, इसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है। और थर्ड वन आपने यहाँ से डाउनलोड करना है पोस्टमैन, और यहाँ से आपने पोस्टमैन को भी डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आपका नोड जेएस है, आप नोड जेएस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर हमें करना है विंडोज़, और विंडोज़ में यूजिंग हमें कुछ भी नहीं करना, इन्होंने चेंजिंग की हुई है। तो ये देखें, इसके ऊपर ये प्री बिल्ट इंस्टॉलर, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से विंडोज़ पे आपने नोड जेएस को डाउनलोड कर लेना है। ये इन्होंने पैकेज मैनेजर के थ्रू दिया है और ये इन्होंने प्री बिल्ट इंस्टॉलर के थ्रू दिया है, तो इसे भी डाउनलोड कर लें। इसको मैं बंद करता हूँ। मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर में आपने नीचे आना है, तो यहाँ पर ये देखें, और MSI वाला ही आपने डाउनलोड करना है और बस इंस्टॉल करके नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये वाला भी डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह आपके पास ये पोस्टमैन है, आपने यहाँ विंडोज़ 64 बिट पे क्लिक करना है तो पोस्टमैन भी आपका डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद जो है आप यहाँ आएंगे और इसी तरह आपने डाउनलोड VS कोड लिखना है और ये वाला सॉफ्टवेयर भी आपने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लेना है। तो ये चार सॉफ्टवेयर हैं हमारी रिक्वायरमेंट में जिनको हमें यूज़ करना है, नोड जेएस, मोंगो डीबी कम्युनिटी सर्वर, और थर्ड वन पोस्टमैन, और एक जो कोड एडिटर है हमारा VS कोड। तो ये चार चीज़ें आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप वन स्टैक का क्रड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको अब यहाँ से हम बंद कर देते हैं और उम्मीद है ये आपने सारी की सारी चीज़ें यहाँ से इस पर भी क्लिक करके VS कोड भी आप डाउनलोड कर लेंगे, सारी चीज़ें आपके पास डाउनलोड होंगी। तो मैं एक बार आपको सारी चीज़ें ओपन भी करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ मोंगो डीबी कंपास, आप ये लिखेंगे तो आपका मोंगो डीबी डाटाबेस चलेगा। और इसी तरह आप सर्च में जाके अगर पोस्टमैन लिखेंगे, पोस्टमैन पे क्लिक करेंगे तो आपका पोस्टमैन चलेगा। मोंगो डीबी का ये आपके सामने इंटरफेस आएगा, इसी को सामने रखें, हम अपने वन स्टैक के क्रड में इसी को यूज़ करेंगे। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये पोस्टमैन को मैं अलाउ एक्सेस करता हूँ तो पोस्टमैन भी हमारा चल पड़ेगा। तो यहाँ तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि क्या क्या चीज़ें आपने सेटअप करनी है। अब मैं इधर अपने फ़ोल्डर में आता हूँ और मैं फ़ोल्डर का नाम जो है रख लूँगा क्रड, कि हमें क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और इसको मैं ओपन करता हूँ। अब क्रड वाले फ़ोल्डर में आ गया हूँ और राइट क्लिक करके मैं ओपन विद कोड कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास ये क्रड ऑपरेशन वाला जो है फ़ोल्डर ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक फ़ाइल बनाते हैं। अच्छा, ये क्रड ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करेंगे, हम जैसे रियल लाइफ में वेबसाइट बनती हैं, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनता है, उसको फॉलो करते हुए बनेंगे, ताकि आपको ये भी याद रहे हो जाएगा कि रियल लाइफ में जब प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनता है तो कैसे फ़ोल्डर्स बनाए जाते हैं और किस तरह आपने अपना काम करना होता है। तो सबसे पहली फ़ाइल मैं यहाँ पर बना लेता हूँ index.js। आप इसका नाम server.js भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर रख लेते हैं index.js। तो ये हमारी पहली फ़ाइल बन गई है। और उसके बाद अब ना, जब आपने क्रड ऑपरेशन करना है तो आपको काफ़ी सारे पैकेजेस और चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो साथ साथ हम डाउनलोड करते रहेंगे। तो फिर मैं एक बार यहाँ पर नोटपैड खोल लेता हूँ
तो अब मैं बताता रहूँगा। सबसे पहले हमें सर्वर बनाने के लिए एक्सप्रेस पैकेज चाहिए, तो ये वाला हमें पैकेज चाहिए एक्सप्रेस। तो मैं यहाँ से अपने टर्मिनल पे आऊँगा और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करता हूँ। तो एक्सप्रेस का पैकेज बनाने से पहले आप अपना भी एक पैकेज बना लें नोड का, जो हमें यूज़ करना होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना पैकेज बनाने के लिए आपको यहाँ पर ऐसे कमांड देनी है npm init -y। तो इससे आपका जो है बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ अपने टर्मिनल में लिखता हूँ npm init, उसके बाद -y, इंटर प्रेस करता हूँ तो देखें यहाँ एक फ़ाइल बन जाएगी package.json। तो ये हमारी फ़ाइल यहाँ पे बन गई है। अब package.json बनाने के बाद आपको क्या करना है, इस फाइल के मुताबिक अगर चलें तो आपको एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके CLS लिख के स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ npm install express। तो ये एक्सप्रेस पैकेज हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब जब आप एक्सप्रेस पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे तो अगला स्टेप हमारे पास होगा क्रिएटिंग सर्वर यूजिंग एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, अपना सर्वर क्रिएट करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर आते हैं तो अब मैं आपको सर्वर की कोडिंग दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। तो हमने ये एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया है और सर्वर बनाने के लिए आपको लिखना होता है कॉन्स्ट ऐप इज़ इक्वल टू एक्सप्रेस और ये ब्रैकेट में। तो ये आपने सर्वर बना लिया है और समझ लो कि वो सर्वर का जो इंस्टेंस बनाया है वो हमने ऐप वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। उसके बाद सर्वर हमेशा किसी न किसी पोर्ट के ऊपर लिसन करता है। तो पोर्ट को मैं यहाँ पर रख देता हूँ कॉन्स्ट पोर्ट इज़ इक्वल टू, मैं वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे 8000। अच्छा, मैं आपको पहले बताता हूँ, हम ऐसे भी ले सकते हैं ऐप डॉट लिसन, और लिसन में मैं यहाँ पर सबसे पहले देखें वो आपको कह रहा है कि आपको अपनी पोर्ट देनी है। तो पोर्ट मैं दे देता हूँ यहाँ पर 8000, कॉमा, उसके बाद आपको अपना कॉल बैक फंक्शन देना होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फंक्शन, ये एनोनिमस फंक्शन होता है, आपको इसको नाम नहीं देना। और यहाँ आप लिख सकते हो ऐसे, यहाँ पर होगा, इसे ओपन कर लो और यहाँ लिखो console.log और ब्रैकेट में आप लिखो यहाँ पर बैक टिक यूज़ कर लेना, 1 के साथ वाला बटन है तो ये बैक टिक लगाना और यहाँ लिखना सर्वर इज़ रनिंग एट पोर्ट, और पोर्ट कौन सी है हमारी 8000, ये वाली। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8000। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब ये सर्वर चलेगा कैसे, तो सर्वर चलाने के लिए जो है हम डायरेक्ट सर्वर चला सकते हैं, लेकिन हमें सर्वर को बार बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक और पैकेज इंस्टॉल करना है npm i nodemon, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर नोडमोन इंस्टॉल करेंगे तो कैसे कंफर्म होगा इंस्टॉल हो गया है, आप package.json में आएंगे तो अभी सिर्फ यहाँ पर ये देखें एक्सप्रेस पड़ा हुआ था, अब यहाँ पे नोडमोन भी आ गया है। तो 2 पैकेज हमने एक्सटर्नल इंस्टॉल कर लिए हैं अपने CRUD ऑपरेशन के लिए। अब ये नोडमोन के लिए हम यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, आपको यहाँ से इसको हटा देना है और यहाँ आके आपने लिखना है dev, डबल कोटेशन लगा के dev लिख दें, कॉलन लगाएँ और यहाँ पर आके लिखें आप नोडमोन, और यहाँ पर कौन सी फ़ाइल हमने बनाई है index.js, जिसमें सर्वर पड़ा है। तो मैं लिख देता हूँ index.js, सेव कर लेते हैं। तो ये हमारी स्क्रिप्ट बन गई है। अब ये स्क्रिप्ट चलेगी कैसे, आपको टर्मिनल के अंदर ये कमांड लिखनी है npm run dev, यानी ये स्क्रिप्ट अगर आपने चलानी है तो यहाँ टर्मिनल में आएँ और यहाँ पर लिखें npm run dev। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही dev स्क्रिप्ट चलेगी तो हम नोडमोन को कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो, index.js फाइल को चला दो। तो यहाँ से चीज़ों को मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप उसको जो है वीडियो पीछे करके चीज़ को देख लें। तो dev स्क्रिप्ट चलाने के लिए npm run dev लिखना है और dev क्या करेगा, nodemon पैकेज की मदद से index.js फाइल को चला देगा। तो मैं जैसे इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें सर्वर चल पड़ा है और सबसे पहले एरर आ गया कैन नॉट यूज़ इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो जब भी आपने इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो अपनी इस package.json में यहाँ पर कहीं पे भी आप लिख दें टाइप इज़ इक्वल टू मॉड्यूल। जैसे ही आप टाइप इज़ इक्वल टू मॉड्यूल लिखेंगे तो फिर आपका ये वाला एरर जो आ रहा है ना, ये एरर ये आपका आना बंद हो जाएगा, कैन नॉट यूज़ वाला, और आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास लिखा आ रहा है सर्वर इज़ रनिंग एट पोर्ट 8000, मतलब यहाँ तक हमारा जो है वो कोड चल रहा है। अब हम यहाँ पर जो हमारा CRUD ऑपरेशन है उसकी हम API बनाएंगे। अच्छा, अभी जो सर्वर बनाया ना, हमारे सर्वर का एड्रेस भला क्या है, हमारे सर्वर का इस वक्त एड्रेस है लोकल होस्ट http://localhost: और पोर्ट हमारी कौन सी है 8000 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8000। तो
तो ये हमारे इस वक्त सर्वर का एड्रेस है, और कोई भी अगर ओपन करेगा तो ये वाला एड्रेस हमारे सर्वर का बनेगा। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये मैंने कमेंट कर दिया इसको, और मैंने यहाँ बताया है कि ये हमारा सर्वर का ये एड्रेस बनेगा। तो ये एड्रेस बनाने के लिए अब हमें जो है क्या करना है, इनको रिक्वेस्ट को लिसन करना है। तो मैं यहाँ पर आके क्या करूँगा, मैंने आपको बताया हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के मुताबिक चीज़ों को लेके चलेंगे। तो अब आपने यहाँ पर जो राउट्स हमारे बनते हैं, यानी कि ये जो है समझ लें कि ये हमारा एक राउट है, ये हमारा डोमेन नेम होता है, और आगे स्लैश लगा के हम जैसे अबाउट लिखेंगे, सर्विस लिखेंगे, क्रिएट लिखेंगे, तो हम ये सारे राउट अपनी एपीआईज क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आके एक और फोल्डर बनाऊँगा, और उस फोल्डर का नाम मैं रख लूँगा राउट्स। तो यहाँ पर एक और फोल्डर बन गया है, और यहाँ इस फोल्डर के अंदर मैं क्या करूँगा, एक फ़ाइल बनाऊँगा, और उस फाइल का हम नाम रख लेते हैं, जैसे हम ना यूज़र्स को रजिस्टर्ड करते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूज़र routes.js। ये कन्वेंशन है, सिर्फ नाम लिखा है कि राउट्स के अंदर वाली फ़ाइल है, तो कहीं पे भी होगी तो पहचानी जाएगी कि यूज़र राउट्स हैं, इस वजह से मैंने ये नाम लिखा है। तो अब यहाँ पर आपको क्या कोड करना है, आप यहाँ पर लिखें आके कॉन्स्ट, सबसे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लें, एक्सप्रेस, और उसके बाद आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके आप लिखें कॉन्स्ट और यूज़र राउटर इज़ इक्वल टू, आपको यहाँ पर आके लिखना है एक्सप्रेस डॉट राउटर, ये आपको लिखना है, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर अपना बना लिया है। और याद रखें कि नोड की अगर आपने एक फ़ाइल का कोड किसी दूसरी फ़ाइल में आपने यूज़ करना हो तो आपको उसे यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यूज़र राउटर, यानी इसको क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो। अब जब ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया तो इसको मैं किसी दूसरी फ़ाइल में यूज़ कर सकता हूँ। तो अब मैं इंडेक्स वाली फ़ाइल में आता हूँ, और यहाँ पर एक और कमेंट करता हूँ मैं, यहाँ पर इंपोर्टिंग राउट्स, ये कमेंट मैं कर लेता हूँ। और इंपोर्टिंग राउट्स में हम क्या करते हैं, वैसे हमारे इतने सारे राउट्स होने तो नहीं हैं, तो आप चाहें तो आप यहाँ पर भी राउट को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कमेंट करके मैं लिखता हूँ इंपोर्ट, और कहाँ पे जाना है, इस वक्त मैं यहाँ पर इंडेक्स में हूँ, तो मैं इंडेक्स में यहाँ पर लिखूँगा डॉट स्लैश। अच्छा, ये मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको एक बार बता दूँ, मैंने लिखा IMP VS कोड का मैं सजेशन यूज़ करूँगा। इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा कर्सर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आ जाएगा। आपने कीबोर्ड से डॉट स्लैश दबाना है, तो इसने ये देखें ये करंट डायरेक्टरी खोल दी। इसमें से मैं कहूँगा ऐसा करो राउट्स वाले में चले जाओ, इस पर इंटर प्रेस करूँगा और फिर मैं स्लैश लगाऊँगा, तो इसमें से यूज़र राउट्स और डॉट JS लाजमी लगाना है कि ये JS वाली फ़ाइल है। और इसका हम यहाँ से नाम रखेंगे, तो यहाँ आप ब्रैकेट लगाएं, और ब्रैकेट में आप यहाँ पर लिख दें क्या नाम हमने उधर रखा था, हमने वहाँ नाम रखा था यूज़र राउटर। इसे कॉपी करें और यहाँ आके पेस्ट कर दें, तो यहाँ पर हमारा यूज़र राउटर चलेगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर इसे ऐसे नहीं यूज़ किया जाता, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं। जब आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर आप इसको यहाँ से ब्रैकेट हटा देंगे, और इसको किसी भी नाम से आप नेक्स्ट फ़ाइल में जो है बुला सकते हैं, ये वाली, ठीक है। तो अब नेक्स्ट फ़ाइल में मैं इसको यहाँ पर इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ डिफ़ॉल्ट की वजह से, तो मैं लिख दूँगा यूज़र राउट्स। तो मतलब वहाँ से जो भी कोड आ रहा है उसका नाम हमने क्या रख दिया है, यूज़र राउट्स। अच्छा, इसका नाम हम क्यों चेंज कर पाए, क्योंकि यहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट लगाया हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट की वजह से हम चेंज कर पाए हैं। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और हमने अपने यूज़र राउट्स को भी क्या कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर अपना जो है कोडिंग शुरू करते हैं। तो मैं कहता हूँ जैसे ही कोई ऐप डॉट यहाँ पर अगर वो पोस्ट मेथड पे रिक्वेस्ट करता है, कौन सी पोस्ट मेथड पे रिक्वेस्ट करता है, स्लैश पे, ये स्लैश, और ये स्लैश कौन सा है भला, ये वाला, इस स्लैश की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो मैंने हाईलाइट की है, ये हमारा यहाँ तक हमारा समझ लें कि डोमेन का डोमेन नेम होगा, हमारा URL होगा, और ये स्लैश जो है ये हमारा पाथ है यहाँ पे। तो अब इस पाथ के ऊपर मैं कह रहा हूँ एक फ़ंक्शन चला दो, और वो फंक्शन क्या करे, इस फंक्शन में यहाँ पर आपको दो पैरामीटर मिलेंगे, एक रिक्वेस्ट का और एक रिस्पॉन्स का। आप इसे चाहें तो कंप्लीट भी लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में मैंने REQ और RES लिख दिया है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ console.log और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ रिक्वेस्ट वर्किंग, मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। इसे सेव करते हैं यहाँ पे। अब इसको आपको यूज़ कैसे करना है, तो यूज़ करने के लिए आप अपना ये पोस्टमैन, मैंने आपको बताया था ना, यही हमारा URL होगा, तो इसे कॉपी कर लो
और यहाँ से पोस्टमैन ओपन करो। और पोस्टमैन में भी आपने क्या करना है, ये आपके सामने होगा। यहाँ पे आपने यहाँ प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ आके ये अपनी रिक्वेस्ट पेस्ट कर देनी है और गेट की जगह पे आपने कर देना है पोस्ट। और जैसे ही पोस्ट करेंगे यहाँ सेंड पे क्लिक करें तो यहाँ पर हम देखते हैं हमें http://localhost 8000 हमने कर दिया है और यहाँ पर भी हमारे पास 8000 है। तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है रिक्वेस्ट वर्किंग हमारे पास कंसोल में, लेकिन यहाँ पर हमें इधर कोई भी यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो आपको क्या करना है, ये हम यूज़र को रिस्पॉन्स सेंड करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्स है इसको लूँगा डॉट और फिर मैं यहाँ पर कर दूँगा सेंड, और सेंड में मैं यहाँ पर लिख दूँगा मैसेज। अच्छा, हम ना यहाँ पर 2-3 तरह से चीज़ें लिखते हैं। एक मैं लिखूँगा सक्सेस और ट्रू। सक्सेस ट्रू का यहाँ पर सिर्फ इतना मतलब है कि आपकी जो काम करना चाह रहे थे वो सही हुआ है, यानी उसमें कोई गलती नहीं हुई। और साथ में मैसेज भी भेज देते हैं और मैसेज में मैं यहाँ लिख देता हूँ रिक्वेस्ट वर्किंग, ऐसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इसे सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ आके एक बार दोबारा यहाँ पर सेंड पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें सक्सेस ट्रू मिला है और यहाँ पर क्या मिला है, मैसेज, और मैसेज में मिला है हमें रिक्वेस्ट वर्किंग। तो यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमारा ये कोड चल रहा है। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जब सर्वर और ब्राउज़र आपस में कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो इनके लिए यहाँ पर स्टेटस कोड भी चाहिए होते हैं। वो स्टेटस कोड यहाँ पर काम करते हैं। अभी देखिए हमने यहाँ कुछ भी नहीं भेजा था तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस क्या आ गया, यहाँ पर 200 ओके लिखा आ गया है। इसका अगर आप क्लिक करेंगे तो बता रहा है कि रिस्पॉन्स फॉर सक्सेसफुल HTTP रिक्वेस्ट, मतलब HTTP रिक्वेस्ट जो हुई थी उसका सक्सेसफुल रिस्पॉन्स हमें मिल गया है। तो ये स्टेटस कोड 200 यहाँ पे आ रहा है। ये हम खुद भी सेंड करते हैं। तो वो कैसे करना है, रिस्पॉन्स डॉट आप यहाँ लिखो स्टेटस और यहाँ लिख दो 200 कि ये वाला स्टेटस है, मतलब जो आपने रिक्वेस्ट की थी वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुली फुलफ़िल हो गई है और आप उसको यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हो। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। और अब हम यहाँ पे आते हैं और दोबारा सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखें सक्सेस ट्रू और रिक्वेस्ट वर्किंग और स्टेटस कोड हमारे पास क्या आ गया है, 200 आ गया है। तो यहाँ तक हमें ये बात समझ आ गई है। लेकिन हम जो ये वाला कोड है हम यहाँ पर इस फाइल में नहीं करते, ये जो मैंने इंपोर्ट किया है ना इसके अंदर हम ये कोड करते हैं। तो आपने यहाँ से ये फंक्शन इतना हटा लो, ये देखिए मैंने इतनी सिलेक्शन की है यहाँ तक, तो ये फंक्शन आप यहाँ तक हटा लो, सिर्फ ये ब्रैकेट रहनी चाहिए। आपको क्या करना है, ये यूज़र राउट्स यहाँ लिख देने हैं। तो मैंने यहाँ पर यूज़र राउट्स लिख दिया है और फिर पोस्ट की जगह पे आप यहाँ लिख दोगे यूज़, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, app.use और स्लैश के ऊपर हमने कहा यूज़र राउट्स हमारे चल पड़े। तो अब यूज़र राउट में आके यहाँ आप वो कोडिंग करोगे जो आपने वहाँ लिखी थी। कौन सी, आप यहाँ लिखो यूज़र राउटर, मतलब ये वाला जो यूज़र राउटर है, और यहाँ लिखो डॉट पोस्ट, और पोस्ट में कौन सा, स्लैश वाला, और स्लैश के ऊपर स्लैश तो हमारा यहाँ तक हो गया था ना ये वाला। तो आप चाहो तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्लैश, अगर यहाँ पर हम एक और नाम चलो रखते हैं, ज़्यादा अच्छा करते हैं, स्लैश अगर हम यहाँ यूज़र्स लिख देते हैं तो अब हमारा यहाँ तक जो राउट पाथ बन गया है वो बन गया है स्लैश यूज़र्स तक का। तो अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके कॉमा लगाते हैं और यहाँ पर मैं वो फंक्शन पेस्ट कर देता हूँ, यानी उधर से वो फंक्शन उठाया और यहाँ पर वो मैंने फंक्शन लगा दिया है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोडक्शन साइड या जहाँ आप लाइव वेबसाइट्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, वहाँ पर किस तरह ये फ़ोल्डर में कोड मैनेज होता है, उस हिसाब से मैं आपको ये CRUD ऑपरेशन सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद जो है आप इसी कोड को कॉपी कर लो। तो अब आपका भला कैसे बनेगा, यहाँ पर आओगे तो अब ये बनेगा आपका स्लैश यूज़र तक तो पिछली फ़ाइल तक बन गया था। इस फाइल में हमने ये वाला कोड यहाँ पर न्यू पे क्लिक कर देता हूँ मैं। तो अब ये हमारा कुछ इस तरह बन जाएगा स्लैश यूज़र्स और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्लैश न्यू। तो मैंने यहाँ तक लिख दिया। तो ये हमारा जो है URL बन गया अब ये वाला। और यहाँ पर आके इसको हम इसको भी सेव कर देते हैं। तो अब इससे क्या होगा, जैसे ही अगर कोई इस URL पे हिट करेगा ना तो मैं डेटाबेस में एक न्यू यूज़र ऐड करवाना चाहता हूँ। जो हमारा CRUD ऑपरेशन है, CRUD ऑपरेशन का जो हमारा यहाँ पर CRUD ऑपरेशन है ना, CRUD ऑपरेशन का हम यहाँ पर C परफॉर्म कर रहे हैं। और CRUD ऑपरेशन के C का यहाँ पर क्या मतलब है कि डाटा क्रिएट करना। तो हम यहाँ पर डाटा अपना क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो यानी कि ये देखो सर्वर क्रिएट किया, सर्वर क्रिएट हो गया। अब उसकी मदद से हम यूज़र क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर इसको बंद करते हैं और हमारा ये सारा का सारा कोड यहाँ पर वर्किंग में है, इसे सेव कर देते हैं। और अब मैं अपने URL पे जाके ये वाली रिक्वेस्ट हिट करता हूँ और अब की बार मैं मैसेज थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यूज़र क्रिएटेड।
ताकि आपको कन्फर्म हो जाए कि अपना चल रहा है या नहीं चल रहा है। अच्छा, जब यूज़र क्रिएट होता है ना तो फिर ये रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 201 होता है, तो 201 का मतलब आप यहाँ पर देखोगे तो वो हो रहा है क्रिएटेड द रिक्वेस्ट हैज़ बिन फुलफिल्ड एंड क्रिएशन ऑफ न्यू रिसोर्स, मतलब डाटा बेस में कोई नया डाटा ऐड हो रहा है। तो रिस्पॉन्स हमने 201 कर दिया है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और अपने पोस्टमैन पे आता हूँ और यहाँ पर अपना मैं URL पेस्ट करता हूँ और ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, याद रखनी है आपने, /user/new पे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर सक्सेस ट्रू आ गया और मैसेज में आ गया यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की समझ आ गई होगी। अब हमें यहाँ से डाटा उठाना है, मतलब हमें डाटा भी भेजना है। तो आप यहाँ पर आओ, ये मैं एज ए बिल्कुल बैकएंड डेवलपर आपको CRUD ऑपरेशन बता रहा हूँ। तो अब आपको यहाँ से डाटा भी भेजना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो आपने फंक्शन यहाँ बनाया था ना, इसको यहाँ से दोबारा उठा लोगे आप, ठीक है। और उठाने के बाद आप यहाँ एक और फोल्डर बनाओगे और उस फोल्डर का नाम आप रखोगे कंट्रोलर, ठीक है। तो ये कंट्रोलर्स का फ़ोल्डर बनाओगे। इस कंट्रोलर वाले फ़ोल्डर के अंदर आपने देखो राउट्स बनाए थे, तो यूज़र राउट्स बनाए थे ना, तो यूज़र का ही हमारा कंट्रोलर बनेगा। तो मैं यहाँ बना दूंगा यूज़र controller.js, ये मैं बना दूंगा हमारी फ़ाइल का नाम। अच्छा, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हमें यूज़र क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्स्ट क्रिएट यूज़र कंट्रोलर, ये एक फ़ंक्शन होगा और ये फ़ंक्शन हमारा इस तरह का होगा। और इसमें ये जो फ़ंक्शन है हमारा, जो मैंने उधर से बनाया था, यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ और इसमें ये फ़ंक्शन नहीं लिखना आपने, और यहाँ आके आपने एरो लगा देना है। ये ना, या तो वो फ़ंक्शन लिख लो जो मैंने आपको बताया था, या ये एरो फंक्शन यूज़ कर लो, ठीक है। तो अब ये क्रिएट यूज़र कंट्रोलर हम इस फाइल में ले आए हैं। अब यहाँ से आपने इसको कर दो एक्सपोर्ट और हम यहाँ से कर देते हैं ब्रैकेट लगा के, ये क्रिएट यूज़र कंट्रोलर को यहाँ से क्या कर देते हैं, हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये क्रिएट यूज़र कंट्रोलर हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया है। अब इस यूज़र राउट्स वाली फ़ाइल में आते हैं और उसको आपने इंपोर्ट कर लेना है। अच्छा, इंपोर्ट कैसे करना है, जब एक्सपोर्ट किया होगा ना तो VS कोड आपको सजेशन भी दे देगा। इसे कॉपी करके यहाँ ला के आप क्या करो, पेस्ट कर दो और R एक बार हटा दो और R दबाओ। तो देखो वो खुद ही सजेशन दे रहा है कि क्रिएट यूज़र कंट्रोलर यहाँ मौजूद है, इस पर क्लिक करो तो देखो वो इंपोर्ट हो गया है। और एंड पे याद रखना .js लाजमी लगा देना। तो मैंने ये क्रिएट यूज़र कंट्रोलर का .js लगाया है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा क्या है, क्रिएट यूज़र कंट्रोलर का हमारा फंक्शन यहाँ पर चल पड़ा है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ से आगे क्या करते हैं, जो हमने क्रिएट यूज़र कंट्रोलर बना लिया है, अब हम यहाँ आते हैं और देखते हैं क्या अभी भी हमारा कोड बिल्कुल ऐसी वर्किंग में है। तरतीब याद रखें, सबसे पहले index.js फाइल चली, यहाँ से हमारे कोड का फ़्लो गया यूज़र राउट्स में, यूज़र राउट्स से हमारे कोड का फ़्लो चला गया यूज़र कंट्रोलर्स के अंदर। ये बात आपने याद रखनी है। index.js, उधर से राउट्स वाले फ़ोल्डर के अंदर यूज़र राउट्स, और यहाँ से हमारा चला गया कंट्रोलर्स वाले फ़ोल्डर के अंदर, यूज़र कंट्रोलर के पास हमारा कोड चला गया है। और यहाँ पर हम अपना डाटा यूज़र को ऐड करने का कोड करेंगे। और मैं यहाँ पर आके एक बार दोबारा सेंड पे क्लिक करूँ तो आप देखें हमें यहाँ पर सारा का सारा डाटा मिल रहा है। अब अगर आपको यहाँ से डाटा सेंड करना हो ना, तो आपको यहाँ से बॉडी में जाना है और बॉडी में जाके रा पे क्लिक करना है और रा से यहाँ से जेसन सेलेक्ट होना चाहिए, याद रखना है आपने, ठीक है। और यहाँ फिर आपने ब्रैकेट लगानी है और ब्रैकेट लगा के हम यूज़र का क्या क्या लेंगे, एक नेम लेंगे, एक ईमेल लेंगे, एक पासवर्ड लेंगे। नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर, 3 चीज़ें ले लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक नेम, डबल कोटेशन में लिखना है, और नेम मैं क्या देता हूँ, उसका नाम फ़र्ज़ करें उसका नाम अली है, कॉमा, फिर हम यहाँ ले लेते हैं ईमेल, और ईमेल में यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ ali@gmail.com, कॉमा, यहाँ पर पासवर्ड लेते हैं और पासवर्ड में यहाँ पर मैं पासवर्ड भी अली ही रख लेता हूँ। तो ये डाटा हम यहाँ से अब की बार हम रिक्वेस्ट भी सेंड कर रहे हैं और रिक्वेस्ट के साथ हम क्या कर रहे हैं, अपना डाटा भी सेंड कर रहे हैं। तो अब की बार मैं यहाँ से जैसे सेंड पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली तो आ रहा है, लेकिन ये डाटा हम उठाएंगे कैसे। तो ये डाटा उठाने के लिए, अभी तक तो हम ये रिस्पॉन्स से ही काम ले रहे थे ना, अब आपको रिक्वेस्ट से भी काम लेना है। तो यहाँ पर आओ और ये जो रिक्वेस्ट है इसमें आपको डाटा मिलता है। तो लिखो console.log और ब्रैकेट में लिखो request.body, इसमें आपका डाटा पड़ा होता है। तो इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ मुझे डाटा नज़र आएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ और जैसे ही मैंने सेंड पे क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ मुझे मिलेगा अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड मिला है, मतलब यहाँ पर डाटा हमें नहीं मिला। वो डाटा क्यों नहीं मिला, क्योंकि एक्सप्रेस डायरेक्ट ऐसे डाटा को सपोर्ट नहीं करता, तो आपको एक मिडल वेयर यूज़ करना पड़ता है। उस मिडल वेयर का नाम है, आप यहाँ पर लिख लो ऐप के बाद यहाँ लिख लो, यहाँ आप मिडल वेयर ऐप
डॉट यूज़ और यूज़ में आप लिखोगे एक्सप्रेस डॉट जेसन। ये जो यहाँ से डाटा आ रहा है ना, ये हमने जेसन फॉर्मेट में भेजा है। तो मैंने यही बात कह रहा हूँ कि जो तुम्हारे पास जेसन फॉर्मेट में डाटा आ रहा है उसको जो है तुम यहाँ पर जो है उसको भी एक्सेप्ट करो। तो आपने ये ब्रैकेट लगानी है और इस तरह लिखना है यहाँ पर ऐप डॉट यूज़ के अंदर। तो अब आप क्या कर सकते हो, डाटा भी उठा सकते हो। तो अब की बार जब यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा था, अब हमारे पास अनडिफाइंड नहीं आएगा। मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आके दोबारा सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखो रिक्वेस्ट चली गई। मैं इधर आऊँ तो यहाँ पर ये देखो नेम भी मिल रहा है आपको, ईमेल भी मिल रहा है आपको और यहाँ पर पासवर्ड भी आपको मिल रहा है। तो देखो हमें यहाँ पर अनडिफाइंड के बजाय अब डाटा मिलने लग गया है। अब ये डाटा हम उठाएंगे कैसे? तो आप दोबारा यूज़र कंट्रोलर में आ जाएँ और यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है, आपको यहाँ से क्या क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है एक नेम, एक ईमेल और एक पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट की शक्ल में, एक मुझे नेम चाहिए, एक मुझे ईमेल चाहिए और एक मुझे पासवर्ड चाहिए। तो ये मुझे यहाँ से पासवर्ड मिल गया है। और कहाँ से मिलेगा? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। मैंने आपको कंसोल करके भी दिखाया था। तो अब यहाँ पर आप आओगे तो आपको ये डाटा मिल गया है। मैं यहाँ पर वैलिडेशन लगा दूँगा, यानी हम ये चेक करना चाह रहे हैं कहीं नेम, ईमेल और पासवर्ड खाली तो नहीं है। तो आप यहाँ पर आके लिख सकते हो इफ़ नॉट नेम। अगर नेम नहीं है तो यहीं से रिटर्न कर दो। अच्छा, रिटर्न क्या कर देना है आपने? रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। और स्टेटस में आप यहाँ पर दे सकते हो 400 का मतलब ये होता है कि आप जो है यहाँ पर मैं आपको माउस लगा के दिखाता हूँ। तो देखें यहाँ पर 400 का मतलब बैड रिक्वेस्ट है। द सर्वर कैन नॉट और प्रोसेस दिस रिक्वेस्ट ड्यू टू अपेरेंट क्लाइंट एरर। मतलब क्लाइंट ने जो है चीज़ें फुलफ़िल नहीं की, मसलन नेम नहीं भेजा, तो इस वजह से यहाँ पर रिक्वेस्ट फुलफ़िल नहीं हुई है। और फिर यहाँ पर आप लिखो डॉट सेंड और सेंड में अब की बार आप यही चीज़ लिखोगे, याद रखना यही वाली। इसे कॉपी कर लो और कॉपी करके यहाँ आके पेस्ट कर दो और सक्सेस आप कर दोगे फॉल्स। और फॉल्स में आप यहाँ पर आके कर दोगे कि क्या नेम इज़ रिक्वायर्ड। तो ये आप करोगे यहाँ पर। और इफ़ के लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा लेते हैं। तो यहाँ कट करता हूँ, ऐसे ब्रैकेट में हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो अब होगा क्या? अगर तो उसे नेम मिलेगा तो ठीक है, अगर नेम नहीं मिलेगा तो यहाँ पर इस लाइन के ऊपर 9 नंबर वाली लाइन पे कोड आएगा ही नहीं, वो यहीं से ही वापस रिटर्न हो जाएगा। मतलब आगे वाला कोड चलेगा ही नहीं। रिटर्न में याद रखना नीचे वाला कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। अब मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर सेंड करूँ तो देखो अभी नीचे वाली लाइन चल रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ से नेम हटा दूँ ना, नेम हटाया मैंने, अब मैं सेंड करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर मैसेज में आ गया नेम इज़ रिक्वायर्ड। तो इस तरह मैं यहाँ कंट्रोल Z करके दोबारा ले आता हूँ। तो अब यहाँ से हमने एक किस्म की वैलिडेशन भी लगा ली है कि कोई भी इनपुट क्या है खाली नहीं हो सकती है। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे आपने नेम लिखा है तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, हम ये लिख देते हैं यहाँ पे। और नेम के बाद यहाँ पर आप और ऑपरेटर यूज़ करो जावास्क्रिप्ट का कि नॉट ईमेल, और इसी तरह फिर और ऑपरेटर लगाओ नॉट पासवर्ड। तो अब मैंने ये कह दिया अगर नेम नहीं है तब भी ये एरर दिखाओ, अगर ईमेल नहीं है तब भी ये एरर दिखाओ, अगर पासवर्ड नहीं है तब भी ये वाला एरर दिखाओ। तो अब मैं यहाँ पर आके आपको इसको एक बार चेक करवा देता हूँ। ईमेल अगर मैं यहाँ से हटा दूँ और यहाँ से मैं सेंड पे क्लिक करूँ तो देखिए हमें मैसेज मिल रहा है ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ये हमने वैलिडेशन लगा दी है और यहाँ से हम इसको अब ठीक कर देते हैं। तो अभी तक मैं आऊँ तो हमने क्या किया है, हमने जो है क्या नाम है पैकेज क्रिएट किया, एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया, साथ में हमने नोडमोन को इंस्टॉल किया और उसके बाद जो है हमने सर्वर क्रिएट किया एक्सप्रेस की मदद से और हमने अपना API एंड पॉइंट भी बना लिया है। हमारा API एंड पॉइंट कौन सा? ये वाला http:/localhost, जो ये वाला मैंने बनाया है ना, ये हमारा API एंड पॉइंट है। मैं इसके सामने आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको पता रहे हमने क्या काम किया है। तो ये हमने अपना API एंड पॉइंट बना लिया जो क्या करेगा, CRUD ऑपरेशन का C परफॉर्म करेगा। तो अब यहाँ से हमें सर्वर पे डाटा मिलना शुरू हो गया है। ये देखें सर्वर पे हमें यहाँ पे डाटा मिल रहा था। अब ये डाटा डेटाबेस में कैसे जाएगा? तो डेटाबेस के साथ आप डायरेक्ट एक्सप्रेस की कम्युनिकेशन नहीं करवा सकते, इसके लिए हमें एक और पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे और उस पैकेज का नाम हमारा क्या होगा? मोंगोस। तो अब की बार आप इस पैकेज को इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर हमें अब ये कमांड चलानी है npm install mongoose। तो ये पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ से कॉपी करते हैं इसे और यहाँ पर आते हैं
और यहाँ आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आके आपके पास एक टर्मिनल ये हो गया और एक टर्मिनल ये हो गया प्लस पे क्लिक करने से, और यहाँ आके आप पेस्ट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा npm इंस्टॉल मोंगोस। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी और इंस्टॉलेशन की कंफर्मेशन के लिए आप package.json देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है वो मोंगोस मिल जाएगा। तो ये हमें यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा मोंगोस मिल जाएगा। इसको यहाँ से हम फ़िलहाल बंद कर देते हैं। तो ये देखें हमारा मोंगोस इंस्टॉल हो गया है। अब मोंगोस के साथ हमें अपना डेटाबेस का कनेक्शन बनाना है। तो डेटाबेस का कनेक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया, मैं आपको प्रोजेक्ट वाइज कोड सेपरेट किस तरह चलता है उसके बारे में बताऊँगा। तो अब की बार यहाँ आपको एक और फोल्डर क्रिएट कर लेना है और उस फोल्डर का नाम आप रख लो कॉन्फ़िग, यानी यहाँ पर हम सारी अपनी कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। तो डेटाबेस के रिलेटेड जो हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो मैं उस फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं रख लेता हूँ db.js, यानी इसमें डेटाबेस के रिलेटेड सारा होगा। और डेटाबेस के साथ जो भी काम करवाना है आपको क्या चाहिए, मोंगोस, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है मोंगोस पैकेज चाहिए, उसको हमने इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। और अब इस मोंगोस पैकेज को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आप लिखें imp और ये इसके ऊपर क्लिक कर दें, यहाँ पर लिखें मोंगोस और अब कीबोर्ड से टैब की दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा और मैं लिख दूँगा मोंगोस। अच्छा, ये आपके पास मोंगोस आ गया। अब डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे करना है, तो आपको लिखना है mongoose.connect और इस कनेक्ट के अंदर अब देखो वो कह रहा है मुझे URI स्ट्रिंग दो, यानी कनेक्शन की क्या दो, स्ट्रिंग दो। तो यहाँ डबल कोटेशन लगाओ और ये जो मैंने MongoDB इंस्टॉल किया था ना, तो ये देखो ये आपके सामने ये न्यू कनेक्शन लिखा है, तो ये स्ट्रिंग है, या तो कॉपी कर लो। अगर आपको ये यहाँ पे नहीं मिल रहा तो एक और बात याद रखना आप कि आप यहाँ से ये वीडियो को पास करके देख लो और यहाँ पर ऐसे लिख लो, ये आपके सामने हमने कनेक्शन लिख दिया है। तो ये तो MongoDB के साथ हमारा क्या बन जाएगा, कनेक्शन। लेकिन अब हमें यहाँ पर अपनी डेटाबेस भी लगानी है, तो आप यहीं पे आके स्लैश लगाओ। मैं अपनी डेटाबेस का नाम भी ना, जैसे मैंने फ़ोल्डर का नाम CRUD रखा है ना, तो डेटाबेस का नाम भी मैं क्या रख लेता हूँ, CRUD रख लेता हूँ। तो इससे हमारा क्या होगा, डेटाबेस के साथ हमारा कनेक्शन बन जाएगा। लेकिन हम इसको ज़रा और अच्छे तरीके से थोड़ा वेल डिफाइंड करते हैं। तो वेल डिफाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मैं इसका एक फ़ंक्शन बना लूँगा। तो वो कैसे बनाऊँगा, मैं यहाँ लिखता हूँ const connect db का नाम का एक फ़ंक्शन बन जाए और ये एरो फंक्शन होगा और एरो फंक्शन में मैं ये वाला यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। और याद रखना कि आप जब ये वाला काम करना चाहते हैं तो हमें ट्राई कैच में ये काम करना चाहिए ताकि हम एरर हैंडलिंग अच्छे से कर सकें। तो यहाँ लिखें ट्राई कैच, ये आपके पास ऑप्शन आ गया है, इस पर क्लिक कर दें और कैच में आप सिर्फ इतना लिख दें console.log और ब्रैकेट में बैक टिक के अंदर लिख दें MongoDB कनेक्शन एरर और $साइन में अपना वो वेरिएबल पास कर दें कि वो एरर क्या आया है, ताकि हमें पता लग जाए कि हमें यानी किस किस्म का एरर आया है। और अब ट्राई में है और ट्राई में आप ये वाली कमांड लिख दें। तो हमने अपनी ये वाली कमांड यहाँ पर लिख दी है। और डेटाबेस के साथ आपने जब भी काम करना है ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब भी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो आपको क्या करना है, इसको अवेट करवाना है। तो अवेट करवाने के लिए फ़ंक्शन को असिंक भी बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर असिंक लिखता हूँ और यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगा, अवेट होगा। और अवेट करवाने के बाद मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ const कॉन, यानी कॉन नाम के वेरिएबल में जब डेटाबेस का कनेक्शन बनेगा तो इस वेरिएबल में मैं क्या कर दूंगा, अपने कनेक्शन को स्टोर कर दूंगा। तो यहाँ तक आ गई। और कनेक्शन सक्सेसफुल बनता है या नहीं बनता तो उसके लिए आप एक और लाइन लिख सकते हो, क्या, console.log और ब्रैकेट में आओ और यहाँ पर आप दोबारा बैकटिक यूज़ करो और मैं यहाँ लिखता हूँ कनेक्टेड टू, यहाँ पर आप कर दो MongoDB और MongoDB में आप यहाँ पर $साइन लगाओ। तो ये जो कॉन वेरिएबल है ना, इसमें आपको काफ़ी कुछ मिलता है। तो इस कॉन में, ये कॉन वेरिएबल में आपको मिलता है कनेक्शन, ठीक है। कॉन के 2 N है, आपने याद रखने हैं, ठीक है। कॉन के अंदर आपको क्या मिलता है, एक कनेक्शन मिलता है और इस कनेक्शन में आपको मिलता है यहाँ पे होस्ट। तो आपको ये पता लग जाएगा आप कौन से होस्ट के साथ क्या हो, कनेक्ट हो। अब ये फंक्शन हमने बना लिया है, इसको यहाँ से कर देंगे एक्सपोर्ट और एक ही फंक्शन है तो आप डिफ़ॉल्ट भी लगा सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं कनेक्ट DB। तो अब ये फंक्शन हमने यहाँ से बना के क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया है। मैं चाहता हूँ जैसे ही मेरा सर्वर स्टार्ट हो डेटाबेस के साथ मेरा कनेक्शन जो है वो बन जाए। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे,
अपने index.js में आते हैं। यहाँ पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है और सर्वर स्टार्ट होने के फ़ौरन बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेटाबेस कनेक्शन, मैंने ये लिख दिया। अब उस फंक्शन को इंपोर्ट करना है, तो आपने यहाँ से इसे एक्सपोर्ट किया है तो एक बार सजेशन यूज़ करें तो आपको सजेशन उम्मीद है मिल जाएंगे। तो वो सजेशन क्या है, तो मैंने यहाँ लिखा कनेक्ट, तो देखें यहाँ पर ये कनेक्ट DB नाम का हमारे पास सजेशन आ रहा है। इस पर क्लिक कर दें तो ये देखें ये फ़ाइल इंपोर्ट हो गई है। और अगर आपके पास ये वाली इंपोर्ट नहीं हो रही तो आपने बिल्कुल यही वाला एड्रेस दे देना है। अगर आपने सेम मेरे वाला ही फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया है तो आपका ये इंपोर्ट हो जाएगा। और मैं यहाँ पर इस फंक्शन को क्या कर दूँगा, रन कर दूँगा कि जैसे ही मेरा सर्वर स्टार्ट होता है डेटाबेस के साथ मेरा क्या हो जाए, कनेक्शन बन जाए। अब इसे सेव करते हैं। मैं यहाँ से अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे, मैं अपने ये नोड वाले पे आऊँ तो देखें यहाँ पर लिखा है सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 8000 और यहाँ पर लिखा हुआ है कनेक्टेड टू MongoDB लोकल होस्ट। तो ये हमने अपना क्या कर लिया है, डेटाबेस के साथ भी अपना कनेक्शन बना लिया है। कौन सी डेटाबेस के साथ, इसके साथ। और यहाँ मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ये मेरा कनेक्शन हो गया। फ़िलहाल मेरे पास कम्युनिटी सर्वर में काम मैं कर रहा था तो मेरी ये शॉपवेव नाम की डेटाबेस चल रही है। आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन, कॉन्फ़िग और लॉगल सिर्फ ये 3 बनी हुई आएंगी। इसको फ़िलहाल यहाँ नीचे रख लें। अब हमें यूज़र को डेटाबेस में ऐड करने की कोडिंग करनी है। तो डेटाबेस में ऐड करने की जितनी भी कोडिंग करनी है तो आपको एक पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, एक मॉडल बनाना पड़ता है। तो वो मॉडल बनाने के लिए हमें उसको हम डेटाबेस की ज़बान में स्कीमा कहते हैं। तो यहाँ आप एक और बाहर क्लिक करना है, याद रखना कॉन्फ़िग का फ़ोल्डर भी बाहर है, कंट्रोलर्स का फ़ोल्डर भी बाहर है, राउट्स का फ़ोल्डर भी बाहर है। याद रखें फ़ोल्डर सारे यहाँ बन रहे हैं, किसी फ़ोल्डर के अंदर जाके फ़ोल्डर नहीं बना लेना वरना आपका कोड नहीं चलेगा। और यहाँ एक और फ़ोल्डर बनाना है और उस फ़ोल्डर का नाम आप रख दोगे मॉडल्स, ठीक है। और हमने देखो राउट्स में कौन सी फ़ाइल बनाई, यूज़र राउट, और उसका कंट्रोलर कौन सा था, यूज़र कंट्रोलर था। इसी तरह हम यहाँ पर आके क्या करेंगे, जो मॉडल्स है यहाँ पर मैं न्यू फाइल बनाऊँगा और लिखूँगा यूज़र model.js। इसमें भी आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है अपना मोंगोस और मोंगोस से मोंगोस को बुला लेना है और यहाँ सेमीकोलन लगा के। अब आप यहाँ पर कैसे लिखोगे, तो हमें यूज़र को ऐड करना है और यूज़र का मॉडल बनाना है ना, तो हम उसी नाम का ही वेरिएबल बनाते हैं जो हमने मॉडल बनाना हो। तो मैं यहाँ लिख दूँगा यूज़र स्कीमा। आप खाली यूज़र भी लिख दोगे तब भी ठीक है, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा अच्छा रहता है तो मैंने यहाँ पर यूज़र स्कीमा लिख दिया है। यहाँ आपको लिखना है न्यू और फिर अपने इस मोंगोस को यूज़ करना है, ये वाला मोंगोस। मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे क्या यूज़ हो रहा है। मोंगोस और डॉट आपको लगाना है स्कीमा, ठीक है। और इस स्कीमा में एक ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट में आपको अपना सारी फील्ड्स का नाम बताना होता है कि डेटाबेस में क्या क्या ऐड होगा, तो वो अभी हम बाद में बताते हैं। और इसको यहीं से आप कर दो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में आप यहाँ पर लिख दोगे मोंगोस डॉट मॉडल और मॉडल की ब्रैकेट में यहाँ पर, यानी डेटाबेस में आप जो डाटा ऐड करना चाहते हो वो किस नाम से कलेक्शन बनाना चाहते हो, तो मैं लिखूँगा यूज़र नाम की एक कलेक्शन बना दो, कॉमा, और वो जो यूज़र नाम की कलेक्शन बने वो किस बेस पर बने, कौन से स्ट्रक्चर पे बने, तो मैं कहूँगा वो यूज़र स्कीमा नाम के स्ट्रक्चर पे बन जाए। यहाँ मैं ये सेव कर देता हूँ। तो यहाँ तक हमने ये वाला अपना काम कर लिया है। अब बस हमारा सारा काम हो गया, हमें सारी की सारी कोडिंग इस ब्रैकेट के अंदर करनी है। तो इस ब्रैकेट के अंदर अगर आए तो हमने पोस्टमैन से क्या क्या भेज रहे थे, एक नेम भेज रहे थे, एक ईमेल भेज रहे थे और एक पासवर्ड भेज रहे थे। याद रखना फील्ड्स के नेम आपने सेम रखने हैं वरना डेटाबेस का आपका काम वर्किंग नहीं होगा। तो यही नेम के स्पेलिंग, यही ईमेल के और यही पासवर्ड, ये तीनों के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ कि मुझे एक नेम नाम की फ़ील्ड चाहिए और ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख देना है, उसकी जो डाटा टाइप होगी वो होगी स्ट्रिंग, ठीक है। नेम नाम की फ़ील्ड और डाटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। और जब तक नेम ना मिले डेटाबेस में डाटा इंटर ना हो, इस चीज़ के लिए आपको लिखना पड़ता है रिक्वायर्ड ट्रू, कि डेटाबेस में तब तक डाटा इंटर ना हो जब तक हमें नेम ना मिल जाए। तो हमने यहाँ पर एक और वैलिडेशन लगा ली है और उसके बाद फिर कॉमा लगाएं। फिर हमें यहाँ से और क्या ले रहे थे, हम यहाँ से ईमेल ले रहे थे, तो मैं यहाँ आके लिखता हूँ ईमेल, और ईमेल की भी मैं टाइप क्या कह दूँगा कि वो, अच्छा ये टाइप ये इंपोर्ट हो गया, याद रखना ये इंपोर्ट ना हो, ठीक है। तो टाइप मैं क्या लूँगा, मैं लूँगा स्ट्रिंग। ईमेल भी स्ट्रिंग की होगी क्योंकि इसमें ABC वाला करैक्टर होते हैं। और रिक्वायर्ड ये भी क्या होगा, ट्रू होगा कि ईमेल के बगैर डाटा इंटर ना हो, ठीक है। और ईमेल को हम ना लोअर केस में भी कन्वर्ट कर देंगे ताकि केस सेंसिटिविटी बची रहे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लोअर केस ट्रू,
यानी ईमेल जो है डेटाबेस में वो लोअर केस के अंदर जाए। इसका मतलब क्या होगा, अगर किसी ने फ़र्ज़ करें ऐसी ईमेल दी हुई ना, जैसे हमने दिया हुआ था ali@email या .com, तो वो क्या करेगा, अली को स्मॉल अली में कन्वर्ट कर देगा, ali@email.com, इस तरह कन्वर्ट कर देगा। ये वाली लाइन लोअर केस वाली ये काम करेगी, याद रखना है। और कभी कभार लोग क्या करते हैं, इस तरह शुरू में काफ़ी सारी स्पेस दे देते हैं, एंड पे काफ़ी सारी स्पेस दे देते हैं। तो इस स्पेस को ख़त्म करने के लिए भी ये वाली जो स्पेस होती है और ये वाली स्पेस, इस स्पेस को ख़त्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक और पैरामीटर लगा सकते हो, उसका नाम रख सकते हो ट्रिम, और इसको ट्रू कर दो। ट्रिम ट्रू करने से क्या होगा, ये जो शुरू में एक्स्ट्रा स्पेसिस आती हैं और एंड पे जो एक्स्ट्रा स्पेसिस आती हैं ये ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, ट्रिम ट्रू करने से ये होता है। तो हमारी जो एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं वो क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। और हम नहीं चाहते कि कोई भी यूज़र जो है, एक दो यूज़र सेम ईमेल के साथ आएँ, हर यूज़र की ईमेल यूनिक होनी चाहिए। तो मैं यहाँ लिख दूँगा यूनिक ट्रू, तो ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब की बार आप देखेंगे हमने ये अपना CRUD ऑपरेशन में हमने नेम ले लिया, ईमेल ले लिया, और यहाँ पर आके मैं अब ले लूँगा पासवर्ड। और पासवर्ड में भी हम सिर्फ यही चाहते हैं कि टाइप उसकी स्ट्रिंग हो और रिक्वायर्ड क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो हमें यहाँ से जो है हमारा पासवर्ड भी मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो यहाँ पर हमें इस रिक्वायर्ड ट्रू का मतलब ये होता है कि जो हमारी ईमेल फील्ड है कैन नॉट बी एम्प्टी, यानी खाली ईमेल फील्ड कभी भी नहीं आ सकती। ट्रिम का मैंने आपको बता दिया, लेफ़्ट राइट स्पेसिस, और यूनिक का मतलब ये होता है कि आपकी डुप्लीकेट ईमेल जो है वो कभी भी आपके पास नहीं आएगी। तो यहाँ से हमने अपना क्या कर दिया है, यूज़र मॉडल बना दिया है। अच्छा, अब आप यहाँ पर कंट्रोलर में आ जाओ। तो कंट्रोलर में भी जब आपको ये कोडिंग करनी है ना, तो ये सारा काम करने के लिए आपको अपने इस कोड, सारे कोड को भी ट्राई कैच में रख लेना है। ट्राई कैच में रख लेंगे आपका ही फ़ायदा है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इस सारे के सारे को कट करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ ट्राई कैच। और ट्राई कैच में यहाँ ट्राई के अंदर मैं अपना सारा कोड डाल दूंगा। ये हम एरर हैंडलिंग कर रहे हैं कि हमारा एरर जो है वो प्रॉपरली हैंडल हो, उसके लिए हम ये सारा का सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर अपना ये ट्राई कैच बना लिया है। सबसे पहले मैं आपको एक बार एरर वाला बना देता हूँ। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस में आप 400 कह दो, यहाँ पर ये 400 कह दो, और उसके बाद यहाँ से सेंड कर दो। सेंड में मैं यहाँ पर कर दूँगा सक्सेस, में कर दूँगा फॉल्स, और मैसेज में मैं यहाँ पर कह दूँगा एरर इन, और कौन सा कंट्रोलर, ये वाला क्रिएट यूज़र कंट्रोलर, इसके अंदर क्या है, एरर है। और एंड पे कॉमा लगा के ये जो एरर आया है, इस एरर को भी मैं भेज दूँगा कि वो कौन सा एरर है, वो आप पढ़ लो। तो अब की बार आप देखोगे तो प्रीटियर अगर आपने इंस्टॉल किया होगा तो ये कुछ आपको इस तरह दिखेगा, यानी कि कैच के अंदर अगर कोई एरर आता है तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400, सेंड में हम कर देंगे सक्सेस फॉल्स। अच्छा, यहाँ से 500 भी आप कर सकते हो, वो सर्वर के लिए होता है कि इंटरनल सर्वर कोई एरर आ गया। आप यहाँ पर आके देखोगे तो इंटरनल सर्वर एरर के लिए हमारे पास 500 का कोड होता है। और सेंड में हम सक्सेस फॉल्स कर देंगे, मैसेज में भेज देंगे एरर इन क्रिएट यूज़र कंट्रोलर, इसके अंदर एरर आ गया है, और यहाँ से हम एरर को भेज देंगे। अब हमें ये हमने ट्राई कैच में अपना कोड रैप कर दिया है और हमें यहाँ पर अपना डाटा मिल भी रहा है। तो अब हम यहाँ पे यूज़र को क्रिएट करने का कोड करेंगे। तो क्रिएट करने के यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडिंग यूज़र इन डाटा बेस। तो डाटा बेस में ऐड करने का हम कोड करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर आके लिखो अच्छा, इसमें भी डाटा बेस में काम होना है तो टाइम लगना है, तो यहाँ पर आप लिखो असिंक। और डाटाबेस में जो हमने कोड ऐड करना है वो कहाँ पड़ा है, ये यूज़र मॉडल में पड़ा है ना, तो यूज़र मॉडल को इंपोर्ट कर लो। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ इंपोर्ट, और इंपोर्ट के अंदर मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ डॉट स्लैश मैंने, तो यहाँ से आके ये हमारा जो है यहाँ पर यूज़र कंट्रोलर आ गया है और हमने जाना है यूज़र मॉडल वाले में। तो मैंने यहाँ पर डॉट स्लैश लगाया, और डॉट स्लैश आप जैसे ही लगाओगे तो देखो आप बाहर आ गए। मुझे जाना है मॉडल्स के अंदर, और मॉडल्स के अंदर जाके मुझे यूज़र मॉडल डॉट JS वाली फ़ाइल ले आनी है, और इसका मैं नाम भी यहाँ पर यूज़र मॉडल ही रख दूँगा। ये वाला नाम मैं कॉपी करके यहाँ पर रख दूँगा। तो ये नाम मैंने यहाँ पे रख दिया है अपने यूज़र मॉडल डॉट JS का। तो हमें यहाँ तक हमें समझ आ गई है, हमने अपना सारा का सारा कोड कर लिया है। अब हमें यूज़र को क्रिएट करना है, क्योंकि यूज़र को क्रिएट करने के लिए हमें ये मॉडल चाहिए था जो डेटाबेस के साथ हमारी इंटरेक्शन करेगा। तो ये हमने यहाँ पर बना लिया है। तो अब मैं यहाँ पर कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा यूज़र मॉडल डॉट क्रिएट
इसमें एक फ़ंक्शन होता है और इसमें आपने बताना होता है आप क्या क्या डाटा ऐड करवाना चाहते हो। तो मैं ब्रैकेट लगाता हूँ और ब्रैकेट में मैं कहूँगा मैं एक नेम, एक ईमेल और एक पासवर्ड ये ऐड करवाना चाहता हूँ। तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मैंने लिखा नेम, ईमेल और पासवर्ड। और मैंने आपको बताया डेटाबेस में जब भी कोई काम करना हो तो टाइम लगता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखो, अवेट। और डेटाबेस में या तो डाटा ऐड हो जाएगा या डेटाबेस में डाटा नहीं ऐड होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है कॉन्स्ट और यहाँ पर लिख दो यूज़र इज़ इक्वल टू। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, अपना ये सारा का सारा काम हमने कर दिया है। और वो यूज़र जब क्रिएट होगा तो हमने कहा रिस्पॉन्स यहाँ से आप क्या कर दो, स्टेटस 201 यानी यूज़र क्रिएट हो जाए, सक्सेस ट्रू भेज देना और मैसेज में लिख देना यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली और कॉमा लगा के वो यूज़र भी भेज दो जो यूज़र क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है। तो अब देखो हमने यहाँ तक अपनी डेटाबेस में यूज़र को ऐड करने की सारी कोडिंग कर दी है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके ये सारे के सारे को जो है सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पर सक्सेस ट्रू आ गया, मैसेज आ गया यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली और क्या यूज़र ऐड हुआ है, उसका नेम है अली, ईमेल है ali@gmail.com और देखो लोअर केस है और पासवर्ड भी हमने अली दिया था वही आ गया है। मोंगोडीबी क्या करता है कि हर यूज़र को एक यूनिक अंडरस्कोर आईडी नाम से जनरेट कर देता है जो हर यूज़र के लिए क्या होती है, यूनिक होती है। तो यहाँ से ये भी हमारा जनरेट हो गया है। अच्छा, अब एक चीज़ आप देखोगे मैंने डेटाबेस तो बनाई नहीं और मैंने ये कलेक्शन भी नहीं बनाई, तो ये काम किसने किया? तो यहाँ से जो हमारी ये स्ट्रिंग थी ये वाली कॉन्फ़िग के अंदर db.js, तो इसने हमारी करड नाम की डेटाबेस बना दी है, याद रखना। और ये जो यूज़र मॉडल था वहाँ पर हमें उसमें यूज़र्स नाम की एक कलेक्शन मिल जाएगी। आप जो भी बनाते हो उसके आगे मोंगोडीबी क्या करता है, एस लगा देता है। तो मैंने यहाँ यूज़र बनाया है तो डेटाबेस में जाके ये यूज़र्स के नाम से सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ आता हूँ और अब की बार मैं आपको यहाँ पर आऊँ, इसको एक बार रिफ़्रेश करो तो देखो यहाँ पर करड नाम से एक डेटाबेस बन गई। इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर ये देखो यूज़र्स नाम की एक कलेक्शन बन गई और इसमें देखो ये डाटा ऐड हो गया। अच्छा, आप ये वाला ट्रैक भी रख सकते हो कि यूज़र कब ऐड हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो आपका ये यूज़र मॉडल है ना ये वाला, इसमें यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट एंड हो रहा है, कॉमा लगाओ, यहाँ एक और ऑब्जेक्ट दो और यहाँ लिखो टाइम स्टैम्प्स ये वाला और यहाँ आपने ट्रू कर देना है। तो फिर आपको ये वो टाइम भी बता देगा किस टाइम और किस डेट को आपका यूज़र जो है वो ऐड हुआ है, इससे आपको ये पता लग जाता है। तो अब की बार मैं यहाँ पर आऊँ और अव्वल तो आपको पता है डुप्लीकेट ईमेल आ ही नहीं सकती, तो अगर मैं दोबारा यहाँ से सेंड पे क्लिक करूँगा तो हमें देखो एरर मिल गया, ठीक है। और यहाँ आप देखोगे तो आपकी जो ऐप जो है बैकटिक से मैं अगर टर्मिनल ओपन करूँ तो ये हमारे पास है। तो ये जो हमें एरर मिला है ये एरर को हमें हैंडल करना है कि क्या, डुप्लीकेट की एरर। लेकिन यूज़र को हम एक अच्छा सा एरर भेजते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने यूज़र कंट्रोलर में आते हैं और यहाँ पर हम ये चेक कर लेते हैं एक और काम, चेक ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट और नॉट, ये हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो उसके लिए आपको दोबारा ये यूज़र मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पर लिखो यूज़र मॉडल, यानी मैं कह रहा हूँ यूज़र मॉडल, तुम डेटाबेस में जाओ और वहाँ जाके फाइंड करो 1, किसको, ईमेल को। इस नाम से आप यूज़र को क्या करो, ढूंढो और इसको ढूंढने में टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अवेट और फिर मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ कॉन्स्ट इज़ एग्जिस्ट, कि क्या वो यूज़र एग्जिस्ट करता है। अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो फिर यहीं से हम एरर भेज देंगे, क्या, इफ़ इज़ एग्जिस्ट, यानी अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो मैं यहीं से कह दूंगा कि तुम यहीं से यही वाला कोड कॉपी कर लो और कॉपी करके यहाँ पेस्ट करो और कर दो रिस्पॉन्स और 400 सक्सेस फॉल्स और मैसेज में हम कर देंगे ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो हम ये काम कर देंगे। तो अभी हम जब डुप्लीकेट ईमेल से कर रहे थे तो देखो हमें इस तरह का एरर मिल रहा था, लेकिन अब मैं यहाँ से आके सेंड पे क्लिक करूँ तो देखो वो कह रहा है ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो अब देखो ज़रा एरर हमारा थोड़ा सा अच्छा हो गया है। तो ये किस काम से हुआ है, इस काम की मदद से हमने ये वाला सारा अपना एरर हैंडल किया है। तो ये हम अपनी एरर हैंडलिंग को भी साथ साथ देख रहे हैं कि हमारे जितने मैक्सिमम एरर हैंडल हो सकें वो मैं आपके यहीं पर ही करवा सकूँ। तो ये हमने अपने डेटाबेस में डाटा ऐड करना शुरू कर दिया। अब अगर फ़र्ज़ करो मैं ये ali@gmail की जगह मैं यहाँ email.com करूँ तो अब ईमेल तो चेंज है ना,
अब जब ईमेल चेंज है, मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर ये सारा का सारा तो बना है, लेकिन अब आप एक बात याद करोगे तो मैंने यूज़र मॉडल के अंदर ये वाला एक लाइन ऐड की थी। इसने पता है क्या किया है, यहाँ पर डेटाबेस में 2 फील्ड्स और ले आया है। यहाँ मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो एक फ़ील्ड वो कौन सा लाया, क्रिएटेड एट, मतलब यूज़र किस डेट को क्रिएट हुआ और क्या उसका टाइम था, और अपडेटेड एट, फ़र्ज़ करो हम इसमें कोई चेंजिंग करते हैं तो वो किस दिन चेंजिंग हुई है और किस टाइम में चेंजिंग हुई है, वो हमारा अपडेटेड एट में आ जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हमने क्या किया है, हमने यहाँ से CRUD का सी जो है वो परफॉर्म कर लिया है, डेटाबेस में हमने डाटा ऐड करना सीख लिया है। तो अब हमने सी तो परफॉर्म कर लिया है, अब डाटा आपको क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, तो डाटा रीड करने का मतलब है कि आपके डेटाबेस में यहाँ पर क्या हैं, ये सारे के सारे यूज़र्स हैं। अब ये फ़िलहाल 2 यूज़र हैं, ये दोनों यूज़र अगर मुझे गेट कर रहे हो तो वो हम कैसे गेट करेंगे, तो उसके लिए हमें अब दोबारा वही प्रोसेस करना होगा। हमारी इंडेक्स फ़ाइल चल रही है, इंडेक्स से हम अपने यूज़र राउट्स में आएंगे और यहाँ /new के बाद मैं यहाँ पर इसी को डुप्लीकेट करता हूँ और पोस्ट के बजाय अब की बार हम गेट रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ /all। अब मतलब अगर कोई ये वाला URL हिट करेगा तो यूज़र क्रिएट होगा, और अगर कोई ये वाला URL हिट करेगा तो सारे के सारे यूज़र उसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर हमें क्रिएट यूज़र कंट्रोलर के बजाय अब की बार हम बनाते हैं ऑल गेट ऑल यूज़र्स कंट्रोलर। तो इसे यहाँ से कॉपी कर लो और कॉपी करके अपने यूज़र कंट्रोलर वाले में आओ। जैसे आपने ये क्रिएट वाला बनाया है ना, इसी को सारा का सारा पकड़ के कॉपी पेस्ट कर दो। तो मैंने जब ये कॉपी पेस्ट किया तो ये क्रिएट यूज़र कंट्रोलर था और इसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, और यहाँ आके आप यहाँ पर पेस्ट कर दो तो ये हमारा बन गया गेट ऑल यूज़र कंट्रोलर, और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर दो। अच्छा, एक्सपोर्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये मैसेज है, इसमें एरर इन यहाँ पर आके मैं कर देता हूँ गेट ऑल यूज़र्स कंट्रोलर। तो यहाँ पर एरर इन गेट ऑल यूज़र्स कंट्रोलर कर दिया है। अच्छा, अब यूज़र को तो क्रिएट करना नहीं है हमने, तो डुप्लीकेट भी नहीं चेक करना, तो ना ही आपको ये वैलिडेशन की ज़रूरत है, ये वैलिडेशन भी हटा दो, ना हमें कोई डाटा चाहिए है तो मैं यहाँ से ये वाला डाटा भी हटा देता हूँ। और उसके बाद जो है आपको ईमेल भी चेक नहीं करनी तो आप ये भी हटा दो यहाँ से। अच्छा, फिर रह क्या जाएगा, बस हमें डाटाबेस से जाके डाटा ढूंढ के लाना है। तो डाटा ढूंढ के लाने के लिए आप ये भी हटा दो यहाँ से, आप बस यहाँ पर आके लिखोगे फाइंड लिख दो और ब्रैकेट में एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे दो। तो इससे आप डेटाबेस से सारे के सारे यूज़र्स ढूंढ के ला सकते हो। तो इसके लिए मैं इसका यहाँ पर यूज़र्स नाम का बना देता हूँ। पहले हमने सिर्फ एक यूज़र के लिए बनाया था ना, तो यहाँ पर यूज़र्स नाम का बना देते हैं और मैं लिखूँगा गेटिंग ऑल यूज़र्स। तो मैं यहाँ पर अपना गेटिंग ऑल यूज़र्स लिख दूँगा। तो सिर्फ इतना सा आपको कोड लिखना है। तो ये आपका क्या करता है, यूज़र मॉडल डेटाबेस में जाएगा और सारे के सारे यूज़र ढूंढ के ले आएगा और रिस्पॉन्स में मैं वो सारे के सारे यूज़र्स दिखा दूँगा। तो देखें हमारा कोड बना हुआ है, कितना रीयूज़ कोड हुआ है सारा का सारा। अब इसको यहाँ से आपने एक्सपोर्ट कर दिया है, तो इसको यहाँ पर आके, अभी तो फ़िलहाल यही था ना, इसको इंपोर्ट भी कर लें। तो यहाँ से फ़िलहाल आर हटाएँ और यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो देखें ये वाला भी हमारा गेट ऑल यूज़र्स कंट्रोलर भी इंपोर्ट हो जाएगा। तो अब हमने अपने 2 राउट्स बना लिए हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से अभी तक हम जब न्यू पे क्लिक कर रहे थे तो हमारा ये वाला बना। अब इसी को यहाँ से कॉपी करें और यहाँ से प्लस टैब पे क्लिक करें और यहाँ आके आप क्या कर दें, पेस्ट कर दें। और ये अब की बार हमारी गेट रिक्वेस्ट ही है, याद रखना है आपने। और यूज़र्स के ऊपर क्या लिखना है, हमें ऑल लिखना है। मुझे कैसे पता लगा, तो आपको याद होगा मैंने आपको यहाँ बताया था हमें इस तरह का जो है वो करना है। अब मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आके मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखें हमें सक्सेस ट्रू मैसेज में यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो आप यहाँ पर मैसेज हमने चेंज नहीं किया, तो हम यहाँ लिख देते हैं ऑल यूज़र्स फैच्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ से हमें तमाम के तमाम यूज़र्स मिल जाएंगे। और आप यहाँ पर आओगे और अब दोबारा सेंड पे क्लिक करोगे तो आप देखो आपको तमाम के तमाम यूज़र्स मिल रहे हैं और एक अरे मिल रही है जिसमें ये पहला यूज़र है और जिसमें हमारे पास ये वाला दूसरा यूज़र है। तो अब अगर मैं यहाँ से आके आपको एक और यूज़र क्रिएट करके दिखाऊँ, अली की जगह हम अगर ABC कर दें और यहाँ पर भी आके हम कर दें ABC और पासवर्ड भी मैं यहाँ पर ABC कर देता हूँ
और यहाँ से आके मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो कि ये वाला यूज़र भी क्रिएट हो गया है। और अगर आप अपने इस टैब पे आओ और इस टैब पे आके अभी तो फ़िलहाल आपको ये 2 मिल रहे हैं ना, आप दोबारा सेंड पे क्लिक करो तो अब की बार देखो आपको कितने मिल रहे हैं, 3, एक ये आपके पास दूसरा और ये आपके पास तीसरा। और अपनी अब डेटाबेस में जाओगे तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल 2 है ना, इधर से रिफ़्रेश करो तो देखो अब आपको 3 मिल गए। अच्छा, इनमें क्रिएटेड ऐड अपडेटेड ऐड है, पहले वाले में नहीं है, तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। तो इस पर क्लिक करो, यहाँ डिलीट करो तो डिलीट हो गए, अब सिर्फ 2 रह गए। अब मैं दोबारा यहाँ पर आके सेंड पे क्लिक करूँ तो आप देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है ऑल यूज़र्स फेच्ड, और हमें वो दोनों के दोनों यूज़र जो हैं वो मिल भी रहे हैं। तो उम्मीद है यहाँ से आपको ये भी समझ आ गई होगी। तो क्रिएट में हमें देखें काफ़ी सारा टाइम लगा है, डेटाबेस रीड करने में तो ये हमें इसमें जो है क्या है, कितना का टाइम लगा। अच्छा, यू का मतलब होता है यहाँ पर आपको क्या करना है, डाटा को अपडेट करना है। ठीक है, तो अपडेट का वाला कोड मैं थोड़ा लेट करता हूँ, इसमें ज़रा टाइम लगेगा। हम डी वाला करते हैं। डी का मतलब होता है डाटाबेस से आपको क्या करना है, डाटा डिलीट करना है। तो हम ये डी वाला काम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब डेटाबेस से अगर आपने ये जो आपके पास डेटाबेस है, इस डेटाबेस से अगर आपने डाटा डिलीट करना है तो आप देखें अली नाम के 2 लोग भी हो सकते हैं, तो मतलब हम नेम की बेस पे डाटा नहीं डिलीट कर सकते। लेकिन मोंगोडीबी जब भी कोई डाटा ऐड करती है तो यहाँ पर ये देखें ये यूनिक आईडी हर यूज़र को असाइन होती है, ये वाली आईडी और यहाँ पर ये वाली आईडी, ये दोनों यूज़र्स की आईडी हमेशा डिफरेंट होती है। तो हम आईडी की बेस पे क्या करेंगे, हम डाटा को डिलीट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा अपने राउट्स वाले में आना है और यहाँ पर एक और राउट बना लेना है। तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लो और यहाँ से डुप्लीकेट कर दो। और अगर कोई यूज़र यहाँ पर गेट के बजाय यहाँ पर अगर डिलीट रिक्वेस्ट करता है और यहाँ पर हम /delete लिख देते हैं, तो अब हम यहाँ पर गेट ऑल यूज़र्स के बजाय हम लिखेंगे डिलीट यूज़र कंट्रोलर। तो अब हमें ये भी बनाना पड़ेगा। तो इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, जैसे आपने गेट ऑल यूज़र्स किया है ना, इसी को यहाँ से कॉपी करो और डुप्लीकेट कर दो और यहाँ पर आके लिख दो डिलीट यूज़र कंट्रोलर, और यहाँ पर आके इधर भी हम कर देते हैं डिलीट यूज़र कंट्रोलर। अच्छा, अब आपको ये कैसे करना है, यहाँ पर तो बस सिर्फ यहाँ पे देखो इतना चेंज हो रहा है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिलीटिंग यूज़र फ्रॉम डेटाबेस, हम डेटाबेस से डाटा डिलीट कर रहे हैं। तो यूज़र्स के बजाय आप अब की बार एक ही बंदा है तो फिर यूज़र कर दो, ये वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैंने रख दिया। और अवेट में मैं कहूँगा यूज़र, और यहाँ अब की बार मैं लिखूँगा फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। ठीक है, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। और यहाँ पर जो है अगर मैं आपको ये फंक्शन बताऊँ तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बस आईडी देनी है। ठीक है, और वो आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, वो आईडी हम यहाँ से अपने पोस्टमैन से एक फिर टैब दबाते हैं और अब की बार हमने यहाँ पर ये सारा कॉपी करके यहाँ लाते हैं और यहाँ आके मैं लिख दूँगा डिलीट। और डिलीट भी हम रिक्वेस्ट कौन सी लेंगे, डिलीट रिक्वेस्ट लेंगे, और इसके आगे हम यहाँ पर आईडी देंगे यूज़र की। तो अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर सारे के सारे यूज़र्स तो गेट किए हुए हैं। जब सारे यूज़र्स गेट किए हैं तो देखें हर यूज़र की हमें आईडी भी मिल रही है। तो हम इस आईडी को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ URL में पेस्ट कर देते हैं। तो अब ये URL से हमें क्या करनी है, आईडी उठानी है। तो URL से आईडी उठाने के लिए आपके पास क्या कोड होता है, आपको यहाँ पर आना है ट्राई में और यहाँ लिखना है आपने कॉन्स्ट और ब्रैकेट लगाएं और यहाँ लिखें यूज़र आईडी, या खाली आईडी भी आप लिख सकते हैं, और इज़ इक्वल टू आप लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट और आप यहाँ पर लिख देंगे पैराम्स। यानी ये यूज़र की आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स से मिलेगी। लेकिन ये यूज़र आईडी अब आपको फिर राउट्स में ऐड भी करनी पड़ेगी। तो अपने यूज़र राउट्स में जाएं, डिलीट के आगे ये लगाएं और कॉलन लाजमी लगाना है, और कॉलन के आगे आपने ये यूज़र आईडी लिख देनी है। तो जैसे ही आप ये यूज़र आईडी लिखेंगे तो आपको अब यहाँ पर जो है ये वाली आईडी इधर से गेट हो जाएगी। ठीक है, और अब आपको यहाँ पर यूज़र राउट्स में आना है और ये डिलीट यूज़र कंट्रोलर को भी क्या कर देना है, इंपोर्ट कर देना है। अच्छा, इसे हमने अभी यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं किया, तो पहले एक बार यहाँ से इसे कॉपी करें और कॉपी करके यहाँ से आके इसे एक्सपोर्ट कर दें, और एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके इसे क्या करें, इंपोर्ट कर लें।
तो ये डिलीट यूज़र कंट्रोलर भी हमारा इंपोर्ट हो गया है। अब यहाँ पर आते हैं और अभी हमने अपना सारा काम कंप्लीट नहीं किया था। मैंने कहा यूज़र मॉडल में फाइंड बाय आईडी और क्या करो जाके डिलीट कर दो, और डिलीट में अब आपको यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आईडी देनी है। तो वो आईडी मेरी यहाँ पड़ी हुई है, मैं लिख देता हूँ यूज़र आईडी, ठीक है। और यूज़र आईडी हमने यहाँ से भेज दी। अच्छा, ये थोड़ा सा हमारा गलत करेगा, चलो ठीक है, देखते हैं एरर आता है तो ये हमारा यहाँ पर यूज़र आईडी आ गई, और मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ इफ़ नॉट यूज़र, यानी अगर तो यूज़र मिल जाएगा तो वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। अगर यूज़र नहीं मिलता तो यहाँ से आओ और हम कोई भी एक रिटर्न का रिस्पांस कॉपी कर लेते हैं, इसे कॉपी कर दें और यहाँ से इसको फ़िलहाल बंद कर दो, और यहाँ आके अपना गेट ऑल यूज़र वाले को भी बंद कर दो, और ये इफ़ के अंदर यहाँ पर आके पेस्ट कर दो। और पेस्ट करने के बाद 400 और मैं सक्सेस फाल्स, और मैसेज में मैं लिख दूँगा यूज़र डज़ नॉट एग्जिस्ट, मतलब यूज़र जिसकी आईडी तुमने भेजी है वो यूज़र हमें मिला ही नहीं है, तो हम यूज़र को कैसे डिलीट कर दें। और यहाँ से रिस्पांस में स्टेटस 201 के बजाय, अच्छा इसमें भी मैंने 201 भेज दिया होगा, तो यहाँ पर गेट ऑल यूज़र पे स्टेटस जाएगा 200, मतलब हर चीज़ ओके है। क्रिएट होगा तो 201 और सब कुछ ओके हो तो 200, और यहाँ पर भी हमारा रिस्पांस जाएगा 200, और मैं यहाँ पर कर दूँगा यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर आप देखना चाहते हो वो यूज़र डिलीट हुआ भी है या नहीं हुआ, तो यहाँ से कॉपी करके वो यूज़र भेज दो, तो वो बता भी देगा आपने कौन सा यूज़र डिलीट किया है। तो अब यहाँ पर आते हैं और इसको भी टेस्ट करते हैं यहाँ से। और जैसे ये मेरे पास आईडी है, और ये आईडी मैंने कहाँ से ली थी, यहाँ से, ये वाली, ठीक है, कौन सा, ABC वाला। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर आके मैं जैसे सेंड पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर आ गया सक्सेस ट्रू, मैसेज में मिल गया, और यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, और ABC वाला हमारा यूज़र क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। और अगर मैं यहाँ दोबारा सेंड पे क्लिक करूँगा तो अब इस आईडी नाम का तो यूज़र है ही नहीं डेटाबेस में। मैं जैसे ही सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखो हमारे पास आ गया फॉल्स, यूज़र डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो कैटेगरी का हमारे पास यहाँ से अगर हम बात करें CRUD ऑपरेशन का, तो हमने डी भी परफॉर्म कर दिया, और प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर के तरह हमने इस सारे को परफॉर्म किया है। तो अब जब आपने यूज़र को अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए भी आपको यही सारा काम करना पड़ेगा। कौन सा काम करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले आईडी लेनी है और आईडी से यूज़र को ढूंढना है, और फिर हम क्या करेंगे, उसको अपडेट करेंगे। तो अब उसका हम कोड करते हैं यहाँ से। तो जैसे आपने ये वाला डिलीट वाला बना लिया है, इसी तरह हम क्या करते हैं, अपडेट वाला बनाते हैं। तो अपडेट वाले में हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं अपडेट यूज़र कंट्रोलर। मैंने यहाँ पर ये अपडेट यूज़र कंट्रोलर बना लिया, इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके इधर भी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ से इसे एक्सपोर्ट भी कर देते हैं हम। तो अपडेट यूज़र कंट्रोलर एक्सपोर्ट भी हो गया है। अब हमें इसका राउट बनाना है, तो राउट में आके मैं यहाँ पर इसी को एक बार कॉपी करता हूँ और नीचे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से हम बुला लेते हैं अपडेट यूज़र कंट्रोलर को। तो देखो ये भी इंपोर्ट हो गया है, और इसमें भी हमें यूज़र आईडी चाहिए, लेकिन रिक्वेस्ट जो अपडेट के लिए होती है ना, वो पुट रिक्वेस्ट होती है। तो हम पुट रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अपडेट, ठीक है। तो जिस यूज़र की हमें आईडी मिलेगी वो यूज़र हम क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। तो अब आपको क्या करना है, अपडेट के लिए यहाँ पर आना है, और जैसे हमने ये डिलीट वाला कोड बनाया था यही सारा कॉपी कर लो, और यहाँ एक चौथा URL बनाओ, और यहाँ पर अब की बार हम पुट वाला लेंगे, और यूज़र्स के बाद डिलीट के बजाय मैं यहाँ लिख दूँगा अपडेट, ठीक है। और अपडेट करने के बाद अब की बार फिर आपको डाटा भी भेजना पड़ेगा, तो मतलब यहाँ से आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अपडेट करते हुए आप डाटा भी तो भेजोगे ना, तो यूज़र का नेम अपडेट करना है, ईमेल अपडेट करना है, या पासवर्ड अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम मैं कर देता हूँ अपडेटेड नेम, मैं ये रख देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ से ईमेल भेजनी है, तो ईमेल के लिए अगर हम यहाँ पर आएँ, मैं वैसे ही लिख देता हूँ updated@email.com, मैं ये यहाँ पे कर देता हूँ, और यहाँ पासवर्ड लेते हैं, और पासवर्ड में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपडेटेड पासवर्ड, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। तो अच्छा, अब ये सारा डाटा अपडेट किसका करना है, तो यहाँ पर आओ अपने दोबारा गेट ऑल यूज़र्स पे, मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पर आपको एक ही यूज़र मिल रहा है, कौन सा, अली वाला। अली का नेम, अली की ईमेल और अली का पासवर्ड। तो मैं ये अली की आईडी उठाता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ आके इस आईडी पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से हमें क्या है जी, वो यूज़र की आईडी मिल जाएगी और हम यूज़र को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो सेंड पे क्लिक करते हैं, सेंड पे क्लिक करके ये सारा आया। अब हमें यूज़र कंट्रोलर में अपडेट वाली कोडिंग करनी है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ से आईडी उठानी है, ये करना है और फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ये आपको यहाँ से लिखना है। तो जैसे ही आप फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट लिखोगे तो आपको अब की बार यहाँ क्या भेजना है देखो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ सेंड करना होता है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट में। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला डाटा उठाना पड़ेगा जो अपडेटेड है। तो अपडेटेड डाटा आप कैसे उठाओगे, अपडेटेड डाटा उठाने के लिए आप यहाँ पर आओगे। सबसे पहले हम कर देते हैं फाइंड बाय आईडी, और फाइंड बाय आईडी करने के बाद मैं यहाँ पर अपनी आईडी दे देता हूँ। वो कौन सी है जी, यूज़र आईडी। इस आईडी को क्या करो, ढूंढो। और अगर यूज़र नहीं मिलता तो हम यहाँ पर वही बात कह देंगे, यूज़र डज़ नॉट एग्जिस्ट। और अगर यूज़र मिल जाता है तो हो सकता है वो सिर्फ नेम अपडेट करना चाहता हो, या ईमेल अपडेट करना चाहता हो, या पासवर्ड अपडेट करना चाहता हो। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, इफ़ यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर डाटा भी हमें लेना पड़ेगा ना, जो हमने ये वाला डाटा लिया था ना, ये वाला, ये डाटा भी हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि नेम ईमेल पासवर्ड लेना नहीं है अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पर आके मैंने जैसे ये पैराम्स से उठाया है, इसी तरह मैं ये वाला नेम ईमेल और पासवर्ड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से उठा लूँगा। तो मैं कहूँगा अगर तो वो नेम अपडेट करना चाहता है तो फिर आप क्या करो, जो यूज़र है ये वाला, इस यूज़र में डॉट ऐड कर दो नेम को। और कौन सा नेम आपने ऐड कर देना है, ये ऊपर वाला नेम। ये जो नेम है ये मॉडल का नेम है, ये जो नेम है ये वो नेम है जो यहाँ से आ रहा है, याद रखना है। तो ये हमने, अगर तो वो नेम अपडेट करना चाहता है तो नेम अपडेट कर दो। इसी तरह मैं लिखूँगा अगर वो ईमेल अपडेट करना चाहता है तो फिर क्या करो, ईमेल को अपडेट कर दो। और अगर वो पासवर्ड को अपडेट करना चाहता है तो फिर यूज़र डॉट पासवर्ड इज़ इक्वल टू पासवर्ड। तो फिर क्या करो, पासवर्ड को, हो सकता है वो एक चीज़ अपडेट करना चाहता हो सकता है वो दो अपडेट करना चाहता हो सकता है वो तीनों की तीनों अपडेट करना चाहता हो। तो मैंने यहाँ पर और मोस्ट सिक्योर वे से हमने यूज़ किया है कि अगर वो नेम अपडेट करना चाहता है तो नेम को अपडेट कर दो, ईमेल को अपडेट करना चाहता है तो ईमेल को, पासवर्ड अपडेट करना चाहता है पासवर्ड। मतलब जो अपडेट करना चाहता है वही फील्ड हमें मिलेगी, जो नहीं अपडेट करना चाहता वो फील्ड हमें नहीं मिलेगी। तो यहाँ से हमने ये वाला काम कर दिया यहाँ तक। और अब मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ अपना अपडेट का कोड। तो अपडेट का कोड आपको करने के लिए क्या करना है, तो बस आपको यहाँ पर ये यूज़र लेना है और यहाँ पर आके लिखो, क्योंकि डेटाबेस में काम करने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो अवेट और यहाँ लिख दो यूज़र डॉट सेव। यानी जो भी यूज़र में डाटा आया है वो डाटा क्या कर दो, सेव कर दो। अब जैसे ही डाटा सेव होगा तो अब यहाँ से हम यहाँ से कर देंगे रिटर्न स्टेटस 200 सेंड सक्सेस, और मैसेज में हम कर देंगे यूज़र डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। और वो जो अपडेटेड डिटेल्स हैं वो हमारे यूज़र में पड़ी होंगी और वो यूज़र हमने दोबारा सेंड कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और अब की बार आप देखोगे तो जो मैं यूज़र अपडेट करना चाह रहा था वो यूज़र है ali@email.com और पासवर्ड भी अली है। और मैं अपडेट करके क्या करना चाह रहा हूँ, नेम, ईमेल और पासवर्ड में ये करना चाह रहा हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे आके सेंड पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर सक्सेस ट्रू, यूज़र डिटेल्स अपडेटेड क्या आ गया है, सक्सेसफुली। और हमने अपने यूज़र को क्या कर दिया है, अपडेट कर दिया है। अब की बार आप गेट ऑल यूज़र्स पे आके क्लिक करोगे ना तो अब की बार आपको अली नहीं मिलेगा। मैं सेंड करता हूँ तो देखो आपको ये अपडेटेड नेम, ईमेल और पासवर्ड मिल रहा है। एक बार मोंगोडीबी में भी आओगे, मोंगोडीबी में भी आके देखोगे, यहाँ इसको करोगे तो देखो हमारे पास अपडेटेड वाला मौजूद है। यहाँ आके एक बार दोबारा आते हैं और इसको फिर एक बार चेंज कर देते हैं, किससे जी, अली से ही चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अली और फिर मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ ali@email.com और पासवर्ड में मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ अली। तो अब की बार मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक करता हूँ तो यूज़र फिर अपडेट हो गया है। और यहाँ आके आप रिफ़्रेश करोगे तो देखो ये अपडेट है। और अगर सिर्फ किसी एक चीज़ को ही करना चाहते हैं, जैसे मैं सिर्फ और सिर्फ ईमेल और उसको अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं इसे हटाता हूँ और यहाँ सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो अच्छा ali@gmail कर देता हूँ मैं यहाँ पे।
और पासवर्ड को मैं यहाँ पर आके अली पासवर्ड कर देता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये भी अपडेट हो गया है। और अब की बार आप यहाँ पर आओगे तो हमने नेम को तो अपडेट किया ही नहीं, हमने ईमेल और पासवर्ड अपडेट किया है। रिफ़्रेश करूँ तो देखो सिर्फ ईमेल और पासवर्ड ही अपडेट हुआ है, नेम अपडेट नहीं हुआ। तो ये वाली फंक्शनलिटी भी हमारी सही वर्क कर रही है। तो यहाँ से जो जो हमने प्रोसेस जो चीज़ें की थी मैं सारी एक बार आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये हमने पोस्टमैन से अपना सारा रिक्वेस्ट चेक की थी। तो हमें ये है, सबसे पहले हमने पैकेज बनाना है, हमें नोडमॉन और एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है, उसकी मदद से हमें सर्वर क्रिएट करना है। फिर हमें एपीआई एंड पॉइंट बनाना है, वो जो सर्वर क्रिएट किया था। फिर मोंगोस पैकेज को इंस्टॉल करना है जो डेटाबेस के साथ सारा का सारा काम करेगा। और फिर हमें अपना CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर लेना है। तो यहाँ पर हमने क्रिएट भी कर लिया, रीड भी कर लिया, अपडेट भी कर लिया और डिलीट भी कर लिया। ये CRUD ऑपरेशन का पार्ट 1 है जिसमें मैंने बैक एंड पे सारा का सारा काम किया है। अगर फ्रंट एंड पे आप ये सारा का सारा काम करना चाहते हो तो फिर मुझे फ्रंट एंड वाले पार्ट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और वहाँ पर हम फ्रंट एंड के थ्रू अपने इस डाटा को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। फ़ोल्डर स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दोबारा बता दूँ तो सबसे पहले जब भी हमारा कोड चलता है तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारी index.js है ये फ़ाइल चलती है। और इस index.js में हमारे पास उसके बाद चलता है राउट्स के फ़ोल्डर के अंदर कोड। राउट्स के फ़ोल्डर से हमारा कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है कंट्रोलर्स के पास, और कंट्रोलर्स से हमारा कंट्रोलर्स में ही हमें क्या करना पड़ता है, अपने मॉडल्स वाला कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। सबसे पहले इंडेक्स से राउट्स वाले फ़ोल्डर में, और राउट्स से कंट्रोलर वाले फ़ोल्डर में, और कंट्रोलर से हमें मॉडल वाले फ़ोल्डर में, और कंट्रोलर्स के अंदर मॉडल वाला फ़ोल्डर यूज़ करके हम अपने डाटाबेस में डाटा ऐड भी करते हैं, डाटा रीड भी करते हैं, डाटा अपडेट भी करते हैं, और डाटा को हम क्या करते हैं, डिलीट भी करते हैं। तो होप सो आपको CRUD ऑपरेशन समझ आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि ईजी वे में जितना हो सके समझाऊँ। और मैंने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्यों फॉलो किया है, क्योंकि जब आप रियल लाइफ में वेबसाइट बनाते हैं तो इसी तरह के आपको फ़ोल्डर स्ट्रक्चर मिलते हैं और उसी में ही आपको ये CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो अगर आप इस तरह CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना सीख गए तो जब आप वेबसाइट्स बनाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट में